नमस्कार, मैं डॉक्टर स्मृति मिश्रा, कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, वैदिक हॉस्पिटल, जूही गौशाला, कानपुर। आइए आज बात करते हैं वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में। वेजाइनल डिस्चार्ज एक कॉमन प्रॉब्लम के तौर पर महिलाओं में उभर के आया है। इस समस्या को लेकर के वो अक्सर हमारे पास आती हैं, जिसमें उन्हें ये जानना बहुत आवश्यक है कि वेजाइनल डिस्चार्ज क्या है और ये कब खराब है, कब इसको पैथोजेनिक माना जाएगा। वेजाइनल डिस्चार्ज वेजाइनल ग्लैंड्स और सर्विक्स की ग्लैंड से उत्पन्न होने वाले सिक्रीशंस को कहते हैं। वेजाइनल डिस्चार्ज की वजह से पीएच एसिडिक होता है वेजाइना का, और इसका एक मुख्य कारण उसमें पाया जाने वाला लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भी होता है। यह शरीर को, यह वेजाइना को बाहरी इन्फेक्शन से बचाता है। वेजाइनल डिस्चार्ज वेजाइना की क्लीनिंग का भी काम करता है। वेजाइनल डिस्चार्ज डर्ट और पैथोजेनिक बैक्टीरिया, यानी कि वो बैक्टीरिया जो हानिकारक होते हैं, उनकी सफाई का काम भी करते हैं। यही बैक्टीरियाज, यही इन्फेक्शन के जो कारक होते हैं, वो वेजाइनल फ्लोरा को डिस्टर्ब करते हैं और वेजाइनल इन्फेक्शन को प्रमोट करते हैं, और इसी की वजह से पीआईडी वगैरह जैसी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। यह एक बॉडी का ब्यूटीफुल नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जो कि वेजाइना को नेचुरली क्लीन और हेल्दी रखता है। इसी कारण से वेजाइना को अलग से साफ करने को हम रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप douche लीजिए या आप सोप से या और किसी भी डिसइंफेक्टेंट से वेजाइना को क्लीन करा जाए। इसकी कतई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह सब काम नॉर्मल नेचुरल तरीके से वेजाइनल डिस्चार्ज ही कर देता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज क्या है और इसको कैसे समझना चाहिए। नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज वाइट, ट्रांसपेरेंट या फिर कभी कभी क्लाउडी भी होता है। ये या तो थिक या फिर थिन कंसिस्टेंसी का भी हो सकता है। इसकी क्वांटिटी वैरी करती है डिपेंडिंग ऑन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फेज। वेजाइनल डिस्चार्ज हमेशा मेंस्ट्रुअल फेज के अकॉर्डिंग ही होता है। अब इसको समझने के लिए जानना बहुत जरूरी है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम तीन हिस्सों में, तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो प्री मेंस्ट्रुअल, यानी कि पीरियड्स होने के पहले के समय, मेंस्ट्रुअल जिस समय पीरियड हो रहा है, या पोस्ट मेंस्ट्रुअल यानी कि पीरियड्स होने के बाद का समय। अब आइए मेंस्ट्रुएशन के ठीक बाद क्या होता है, यानी कि जब पीरियड्स ओवर हो जाते हैं उस समय क्या होता है। एक बात और समझने वाली है कि जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो मेनली हार्मोन से बहुत रिलेटेड होता है। हार्मोन्स फीमेल बॉडी में दो प्रकार के होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब मेंस्ट्रुएशन के ठीक बाद ईस्ट्रोजन के लेवल्स जो हैं वो शरीर में बहुत उच्च स्तर पे होते हैं, वो हाई होते हैं, जिसकी वजह से जो मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज है वो कोपियस होता है, ज्यादा अमाउंट में होता है, क्लाउडी होता है, थिक होता है यानी कि गाढ़ा होता है, और उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की स्मेल नहीं होती है, किसी भी प्रकार की ओडर नहीं होती है। और ये अवधि जो है वो 5वें दिन से लेकर के लगभग 11वें दिन तक रहती है। आइए अब देखें कि ओव्यूलेशन के समय में वेजाइनल डिस्चार्ज किस प्रकार से होता है। जिस समय ओव्यूलेशन का समय होता है, यानी एग बनने का समय होता है, उस समय वेजाइनल डिस्चार्ज कोपियस यानी कि प्रचुर मात्रा में होता है। महिला को बहुत वेटी फील आती है। पेशेंट्स हमारे पास ये कंप्लेंट लेके आती हैं कि मेंस्ट्रुएशन के अक्सर बाद लगभग 14वें-15वें दिन के आसपास हमें बहुत गीला सा अनुभव होता है। तो इस समय मरीज को बजाय किसी ड्रग को देने को और उनको केवल रीअश्योर करना चाहिए कि ये एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है जो सबके साथ होता है। इस समय अमाउंट इसका ठीक होता है, प्रचुर होता है, और कंसिस्टेंसी थिन होती है, बिल्कुल जैसे एग वाइट को मिमिक करता है। जैसा एग वाइट होता है उस प्रकार की इसकी कंसिस्टेंसी होती है, और थोड़ा सा ये 11वें से 16वें दिन के बीच की अवस्था होती है। उस समय ये फर्टाइल टाइम होता है, और इस समय इस प्रकार का वेजाइनल डिस्चार्ज स्पर्म की एंट्री को फैसिलिटेट करता है और उसकी एंट्री को अप टू द फेलोपियन ट्यूब तक स्पर्म को जाने में हेल्प करता है। आइए अब ये देखें कि पोस्ट ओव्यूलेशन यानी कि माहवारी के होने के बाद, ओव्यूलेशन होने के बाद यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, यदि निषेचन की प्रक्रिया असफल हो जाती है तो क्या होता है। इस समय ईस्ट्रोजन
का लेवल शरीर में एकदम से नीचे होता है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ऊपर बढ़ जाता है। इस समय वेजाइनल डिस्चार्ज थिक होता है, गाढ़ा होता है, व्हाइटिश होता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई ओडर नहीं होती है, कोई स्मेल नहीं होती है और इसका सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो अब मेंस्ट्रुएशन के द्वारा ये सारी चीज़ें बाहर ही निकलनी है, तो इस समय इस प्रकार का वेजाइनल डिस्चार्ज सुरक्षा को प्रोवाइड करता है। अब ऐसी भी कुछ सिचुएशंस होती हैं, ऐसी भी कंडीशंस होती हैं जिसमें फिजियोलॉजिकली वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है। ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं? जैसे कि प्रेगनेंसी। इस प्रेगनेंसी की अवस्था में इस प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत हाई होता है, हार्मोन लेवल ओवरऑल शरीर में बहुत अपर लेवल पे होते हैं, तो प्रचुर मात्रा में डिस्चार्ज, वेजाइनल डिस्चार्ज देखा गया है। दूसरा, आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स अक्सर देखा गया है कि इसके बाद वेजाइनल डिस्चार्ज का अमाउंट बढ़ जाता है। तीसरा, ऐसी महिलाएं जो कि कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हों। अब इसका क्या कारण है? ओसीपीज लेने से, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेने से शरीर में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा रेगुलरली शरीर में बढ़ी हुई रहती है और इस वजह से वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है। लेकिन इसका एक डिफरेंट पैटर्न होता है। जो हमने एक रिदमिक साइकिल देखी है कि डिफरेंट मेंस्ट्रुएशन फेज में वेजाइनल डिस्चार्ज डिफरेंट हो जाता है, कभी थिन हो जाता है, कभी थिक हो जाता है, कभी अमाउंट कोपियस हो जाता है, कभी नहीं होता है। ये जो कैटेगराइजेशन है ये इसमें नहीं मिलेगा। जब कोई भी महिला यदि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रही है तो उसके शरीर में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की सप्लाई को ओसीपी बराबर मेंटेन रखती है, इसलिए वेजाइनल डिस्चार्ज तो पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ही अमाउंट में एक जैसे ही होता रहता है। ये एक मेजर डिफरेंस है, लेकिन इसको भी हम पैथोलॉजिकल वेजाइनल डिस्चार्ज की श्रेणी में नहीं रखते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने वाली महिलाओं को वेजाइनल डिस्चार्ज जनरली कांस्टेंट होता है, थिक, क्रीमी होता है। इसके अलावा उसमें किसी भी प्रकार की स्मेल या किसी भी प्रकार का कलर नहीं होता है। इसके साथ ही वो किसी भी और साइन और सिम्टम से एसोसिएटेड नहीं होता है। मोटे तौर पे ये समझ सकते हैं कि नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज में प्रमुखतया 4 विशेषताएं होती हैं। पहला, वो नॉन इरिटेंट होता है। दूसरा, किसी भी तरह की कोई फाउल स्मेल नहीं होती है। तीसरा, उसमें कोई कलर नहीं होता है और चौथा, उसमें किसी भी प्रकार की इचिंग नहीं होती। आइए अब समझते हैं कि डॉक्टर की सलाह के लिए कब जाना चाहिए। यदि वेजाइनल डिस्चार्ज में किसी प्रकार की बदबू है, वो नॉर्मल से ज़्यादा अमाउंट में है या फिर वो क्लियर नहीं है, मिल्की है, फटे दूध जैसी कंसिस्टेंसी है, या फिर लोअर एब्डोमिनल पेन है, या फिर बैक एक है, या फिर वेजाइनल डिस्चार्ज में किसी भी प्रकार का कलर या ओडर है, तो डॉक्टर के संपर्क में आने पे आपकी समस्याओं का निदान हो सकता है। क्योंकि यदि इन्हीं समस्याओं को हम ओवरलुक करते हैं तो अक्सर इनफर्टिलिटी, क्रॉनिक पीआईडी जैसी समस्याएं सामने आ जाती हैं। थैंक यू।